हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC4 CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, यानी यौगिक क्या होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 से लिया गया। इससे आगे का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक टॉपिक कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आपको जो है नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है कंपाउंड्स के बारे में, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कंपाउंड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे जो पहले हमने पढ़ा था हमने एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ उनको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आपको नीचे जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है कंपाउंड्स, उसके बारे में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड्स को हम हिंदी में कहते हैं यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के बनता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड, यानी कि यौगिक हम उसको कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर के बनते हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, यानी कि तत्व उनको कहते हैं जो एक तरह के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि यौगिक क्या होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्वों से मिलकर के बनते हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक हम उनको कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion is called कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशो होता है उनका। उस फिक्स रेशो में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स जो है बनाते हैं, यानी कि यौगिक जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से ज्यादा, यानी कि अधिक, दो या दो से ज्यादा तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा तत्व रासायनिक तौर पर नियत अनुपात में संयोजित होते हैं, नियत अनुपात में जुड़ते हैं, तब क्या बनता है? तब यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि लिखा हुआ है H2O, क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब भी एलिमेंट से मिलकर के बने हुए। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है ये अलग एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन होता है ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, अब जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिले होंगे तब जाकर के क्या बना होगा? वाटर बनता है, यानी कि H2O बनता है। तो ये एक फिक्स रेशो में मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है? एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, वैसे ही जो नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिले और क्या बना? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनी। क्या बनी? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनी। देखा, तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले, और क्या बना? एक फिक्स रेशो में उन्होंने कंबाइन किया और क्या बनाया? एक यौगिक बनाया। ठीक है, जैसे कि क्या था? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होगा? जो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों कंबाइन किए और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से बना है। ठीक है, तो यही है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो में, एक नियत अनुपात में, जब दो या दो से ज्यादा तत्व जुड़ते हैं तब क्या बनता है? तब यौगिक बनता है, यानी कि कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसके एग्जांपल भी हमने देख लिए, जैसे कि वाटर है H2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है वो उसके एलिमेंट से अलग होती है, जिन एलिमेंट से वो मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, क्या काम है ना? जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से अलग होती है जिन एलिमेंट से कंपाउंड मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है H2O, तो H2O क्या है? ये एक कंपाउंड है क्योंकि एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन एलिमेंट से अलग होगी जिन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि वाटर है H2O है, किस से मिलकर के बना हुआ है? हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, और किससे मिलकर के बना हुआ है? ऑक्सीजन से। ये दोनों मिले हैं एक फिक्स रेशो में और क्या बना है? कंपाउंड बना है। ठीक है, लेकिन जो ये है H2O है, ये एक कंपाउंड है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो जो H2O है इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और इन दोनों से मिलकर के जो कंपाउंड बना है इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी होगी? अलग होगी। ठीक है,
देखो जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल, यानी कि बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है? फायर को सपोर्ट करता है, यानी कि आग इससे भड़क जाती है। क्या होता है? आग बढ़ जाती है इससे, ऑक्सीजन से। तो देखोगे दोनों ही सब्सटेंस क्या है, दोनों ही एलिमेंट्स क्या है? आग के सपोर्ट है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जो पानी होता है, पानी से ऐसा नहीं होता, पानी से आग नहीं बढ़ती, पानी से आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि जो हाइड्रोजन का क्या गुण है? हाइड्रोजन का गुण है कि वो आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी से, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या गुण है? ऑक्सीजन का गुण है कि वो आग को बढ़ा देता है। लेकिन इन दोनों से मिलकर के जो कंपाउंड बना है, जो यौगिक बना है, इसका क्या गुण है कि ये आग को बुझा देता है। ये फायर को क्या कर देता है? फायर को बुझा देता है। इट एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। तो देखा कि इन दोनों की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग है। तो जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड मिल करके बना हुआ है उससे अलग होती है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंबाइंड एलिमेंट्स। तो जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से, जिन एलिमेंट से कंपाउंड मिलकर के बना हुआ है, बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। एंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है। यौगिक के गुण संयोजित तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। तो यौगिक के गुण, जिन तत्वों से यौगिक बना हुआ है उन तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल इसका वाटर दिया था मैंने, H2O, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण क्या होते हैं। यहाँ पर हमारा कंपाउंड खत्म हो जाता है, अब आता है मिक्सचर किसे कहते हैं, यानी कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिक्सचर। ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से या फिर कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मिक्सचर कहते हैं, उनको हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो दो या दो से ज्यादा तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको मिश्रण कहते हैं। वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है। कंपाउंड क्या था? कंपाउंड था दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, और मिश्रण क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलकर के बनेगा, उसको मिश्रण कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जैसे कि शुगर डिजोल्व इन वाटर, पानी का चीनी में घुल जाना। पानी एक अलग पदार्थ है, पानी एक अलग सब्सटेंस है, चीनी यानी कि शुगर एक अलग सब्सटेंस है। इन दोनों को आपस में घोल देंगे तो ये एक अलग सब्सटेंस बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दो या दो से ज़्यादा अलग सब्सटेंस मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। चीनी एक अलग सब्सटेंस थी और पानी एक अलग सब्सटेंस था, उन दोनों को हमने मिला दिया, अब क्या बन गया? वो एक पानी और चीनी का मिश्रण बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि चीनी का पानी के अंदर घुल जाना, किसका एग्जाम्पल है? मिश्रण का एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चीनी का पानी में घुलना या फिर शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक। फिर उसके बाद जो मिक्सचर होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो मिश्रण होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर और अगला लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण और अगला है हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनका अंदर जो सब्सटेंस होता है पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और जो इनकी कंपोजिशन होती है, जो बनावट होती है, वो सेम दिखती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्या कह रहे हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और इनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है? सेम दिखती है पूरी की पूरी, बिल्कुल। कंपोजिशन कैसी होती है? इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। जैसे कि मानिए आपने एक गिलास में चीनी घोल दी है, क्या घोल दिया? एक गिलास लिया, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी घोल दी, ठीक है। और एक गिलास को ऐसे ही रख दिया, 2 गिलास लिया आपने, एक गिलास में चीनी घोल दी है पानी में और दूसरे गिलास को ऐसे ही रख रखा है पानी से भर करके। तो आप बता सकते हैं दूर से देख करके कि किस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और किस गिलास के अंदर सादा पानी है और किस गिलास के अंदर मीठा पानी है? आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि दोनों की कंपोजिशन कैसी है? सेम है, ठीक है। और जो चीनी है, और जब हमने उसके अंदर चीनी घोली थी तो वो पूरी चीनी घुल गई थी, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पानी मीठा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। जब आपने चीनी घोली तो पानी ऊपर से मीठा है, नीचे से फीका रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। पूरा का पूरा पानी पूरा पानी मीठा हो जाता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस होता है, जो चीनी, वो पूरे में घुल गई, पूरे पानी में घुल गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीनी थी वो पूरी मिक्स हो गई थी ना, वैसे ही जो सब्सटेंस होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और उनको दूर से देखने पर भी पता नहीं लग रहा था कि कौन सा ग्लास फीके पानी का है, कौन सा ग्लास जो है मीठे पानी का है। तो जो उनकी बनावट होती है वो भी कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है। एक समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जहाँ पदार्थ पूरी तरह एक साथ मिश्रित हैं, ठीक है, और जिसकी पूरी तरह एक समान संरचना है, ठीक है, बिल्कुल सेम लगते हैं देखने में,
ठीक है। जैसे कि नींबू पानी है, नींबू पानी वगैरह, या चीनी में पानी घोल देना, नमक घोल देना चीनी के अंदर, सब किसके एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी मिश्रण उल्टा होता है होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है। समांगी मिश्रण का उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड एंड कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर था, इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसके अंदर सब्सटेंस पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनकी जो बनावट होती है वो भी कैसी होती है, अलग हो जाती है। एंड द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो इनकी कंपोजिशन होती है, जो इनकी बनावट होती है वो भी कैसी रहती है, वो भी समान नहीं होती। ठीक है। जैसे कि मानिए मिट्टी का पानी में घोल देना या फिर तेल का पानी में घोल देना। ठीक है। क्या मिट्टी पानी में घुलती है या फिर रेत पानी के अंदर घुलता है, नहीं घुलता। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण का। ठीक है। और ये अलग से देखने में भी पता लग जाएगा, चीनी के पार्टिकल आपको अलग दिख जाएंगे, सॉरी जो मिट्टी होगी सॉइल होगी उसके पार्टिकल्स आपको अलग दिख जाएंगे। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक। एक विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जहाँ पदार्थ अलग अलग रहते हैं और इनकी संरचना एक समान नहीं होती। इनकी संरचना कैसी होती है, अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। और उनके जो कण होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो पदार्थ हैं, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण हम उनको कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला आता है सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होता है। ठीक है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन जो है होता है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो जो सॉल्यूशन होता है उनके अंदर कैसे क्या होता है, होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मतलब होती है कि समांगिकता, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हमने सॉल्यूट पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व किया, वो क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है सॉलिड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दैट इज द पार्टिकल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कि आपने एक गिलास में पानी लिया है, उसके अंदर एक चम्मच चीनी घोल दी, तो उसके अंदर पूरी तरीके से चीनी घुल जाती है। ठीक है। अब जो वो जो चीनी है वो पूरे पानी में घुल चुकी है। ठीक है। पूरे पानी में डिजोल्व हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर आप आप देख करके बता सकते हैं कि चीनी के पार्टिकल यहाँ पर है और पानी के पार्टिकल्स यहाँ पर है, चीनी घोलने के बाद आप नहीं बता सकते। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि पूरी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली, जिससे कि पार्टिकल्स को अलग अलग पहचान नहीं सकते हम। ठीक है। वैसे विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, यानी इनके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है। जैसे कि नींबू पानी है, नींबू पानी भी हो जाएगा, या फिर चीनी का पानी है, या फिर पानी के अंदर अपना अगर कोई नमक घोला है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, हमने होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा है, हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या खासियत है सॉल्यूशन की, वो अब हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि विलयन के गुण क्या क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। ठीक है। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा जो है इसका साइज जो है होता है। ठीक है। 10⁻⁹ मीटर है। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है। इतना छोटा होता है कि इसको देख ही नहीं सकते हम नॉर्मल आई से, यानी कि ऐसे ही हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से देखे ही नहीं जा सकते हैं। ठीक है। उनको हम देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर आपने, मान लीजिए कोई ग्लास है उसके अंदर आपने शुगर घोल दी है। ठीक है। वो सॉल्यूशन बन गया। अब उस ग्लास में आप जो है टॉर्च मारिए तो क्या होगा, वहाँ से जो लाइट होगी टॉर्च की वो जो है ग्लास से जाती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है। यानी कि जो लाइट जा रही होगी वो दिखेगी नहीं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पाथ ऑफ लाइट है, जो लाइट का जो रास्ता, जो पाथ है, वो विजिबल ही नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। सॉल्यूशन से जाता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है। यानी कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते।
ठीक। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल है, जैसे कि आपने शुगर घोली है पानी के अंदर, तो शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो जो सोल्यूट पार्टिकल है उनको हम छान कर अलग नहीं कर सकते, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है छानने वाला प्रोसेस, तो छान करके हम उनके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई पानी लिया, उसके अंदर आपने शुगर डिसॉल्व कर दी, तो क्या आप उसको छान के निकाल सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते हम। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के, वो जो है फिल्ट्रेशन मेथड से, यानी कि छानने की विधि से उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उनके मिक्सचर से उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के मेथड से, ठीक है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जो सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय के कण हैं उनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, यानी कि विलयन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। जो विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया है, उसके अंदर आपने चीनी घोली है। चीनी घोलने के बाद अब आप देखेंगे कि क्या होता है कि चीनी जो पूरी घुल जाती है, वो चीनी नीचे नहीं बैठती है, ठीक। साथ में आप दूसरा ग्लास लीजिए, उसके अंदर आप मिट्टी घोल दीजिए, तो क्या होगा, कुछ देर बाद जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जो चीनी है वो नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो मिट्टी जिस पानी में आपने घोली वो कैसा सोल्यूशन है? वो एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। लेकिन जिसके अंदर आपने शुगर घोली है, चीनी घोली है, वो कैसा सोल्यूशन है? वो एक होमोजीनियस सोल्यूशन है, ठीक है। और होमोजीनियस सोल्यूशन ही होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है एक सोल्यूशन, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि जो सोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, ठीक है, वो घुल जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोल्यूशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, विलयन स्थायी होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है जो सॉल्यूशन होता है दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, ठीक है। जो एक सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि जो विलयन होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला होता है विलेय पदार्थ और दूसरा होता है विलायक। अब इसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने चीनी और पानी का घोल बनाया है, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो आपका पानी होगा और जो शुगर होगा वो क्या होगा? चीनी हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पानी होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा और जो शुगर होगी वो कम अमाउंट में होगी, इसीलिए सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे? शुगर के पार्टिकल्स हो जाएंगे। और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि विलायक क्या होगा? पानी हो जाएगा। और जो चीनी होगी वो क्या हो जाएगी? वो विलेय हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और इन दोनों से मिलकर के ही विलयन बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूशन होता है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट कम अमाउंट में होता है। जो विलयन होता है दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, विलेय से और विलायक से। जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता होती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसकी फिक्स अमाउंट के अंदर कितना सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व है, वही अमाउंट क्या कहलाती है? उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। वही क्या कहलाती है? उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक। तो लिखा हुआ कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है, यानी कि अलग होती है। मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया है शुगर का, शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया है, तो उसके अंदर क्या होगा? शुगर होगी और पानी होगा, ठीक है। अब पानी और जो शुगर है क्या वो दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक गिलास लिया है, उसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दिया और आधी गिलास आप चीनी डाल देंगे, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि एक गिलास पानी होता है, उसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो अमाउंट में डिफरेंस होता है। एक गिलास पानी, लेकिन चम्मच चीनी कितनी है? सिर्फ 1 चम्मच है। तो वैसे तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है और जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डिफरेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। विलयन में अलग अलग मात्रा में विलेय और विलायक होते हैं, ठीक है। जो विलेय होता है और जो विलायक होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं विलयन के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद तो कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व है, कितना सॉल्यूट पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है, वही अमाउंट क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है सॉल्यूशन की, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा वही अमाउंट क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी उस सॉल्यूशन की, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? सॉल्यूट की मात्रा होती है जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है,
ठीक है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा में जितने सॉल्यूशन या फिर विलयन के अंदर कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है, वही विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसको जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो दो तरीके हमारे पास हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जितना भी हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट है उसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसको नीचे लिख देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा तरीका है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन था, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता को कैसे निकाल सकते हैं हम, विलेय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा, या फिर विलेय की मात्रा और विलयन की विलायक की मात्रा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। इन दो तरीकों से हम क्या है, किसी भी विलयन की सांद्रता को, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम निकाल सकते हैं कि किस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं इन दो फॉर्मूले से। ठीक है, तो दो फॉर्मूले दिए हुए, तो आगे लिखा होगा देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो दो तरीके हैं निकालने के। ठीक है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की दो विधियां हैं, दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से हैं, पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन निकाले, तो दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं। पहला तो होगा मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, आपको मास दे रखा होगा सॉल्यूशन का और मास दे रखा होगा सॉल्यूट का, उसके अंदर आपको सॉल्यूशन कंसंट्रेशन निकालनी होगी। ठीक है, या फिर आपको दे रखा होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मास कितना दे रखा है वो दिया हुआ होगा, उन दोनों को डिवाइड करके आप जो है कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की निकाल सकते हो। तो पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इससे कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट, कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, जितना हमको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वो हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ होगा हमको, वो हम उसके नीचे रख देंगे, दोनों की डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। अगर हमें मास नहीं दे रखा है सॉल्यूशन का, उसकी जगह वॉल्यूम दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फिर ये नहीं लगाएंगे। अगर हमें दोनों का मास दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे और जितना भी हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम हमको दिया हुआ होगा वो हम नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करके इनटू में 100 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन की मिल जाएगी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले के बेस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले को रखना किस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी से लिया गया एग्जांपल नंबर 2.1, वो अब हम करके देख लेते हैं, तो हमारा जो कंसेप्ट जो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन वाला वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं कि 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट 320 ग्राम पानी में घुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 300 ग्राम पानी के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजोल्व है। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन से हमें क्या निकालनी है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको निकालनी है। ठीक है, यही हिंदी में लिखा हुआ है कि 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, किसमें, 320 ग्राम जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, यानी कि घुला हुआ है 40 ग्राम साधारण नमक। ठीक, फिर विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, विलयन की सांद्रता हमको निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 40 ग्राम। ठीक है, कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है, और उसके बाद जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 320 ग्राम हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे पता लगा है कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, तो मैंने बताया था कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो यहीं से जो कम अमाउंट है वो कॉमन सॉल्ट की है, तो कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट किसकी है,
वाटर की, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया कि जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास कितना है 40 ग्राम है, और जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है 320 ग्राम है। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें जो मास दिया हुआ है वो सॉल्वेंट का दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें तो सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकाल सकते हैं, तो इससे पहले ही हमने पढ़ा था जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। किस किस से मिलकर के बनता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। इन दोनों से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 320 ग्राम सॉल्वेंट है और 40 ग्राम क्या है हमारे पास सॉल्यूट है। अब इन दोनों को मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि अगर इन दोनों के मास को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा कि सॉल्यूशन का मास कितना था। तो वही हमने यहाँ पर क्या है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम, तो यहाँ 40 लिख दिया, और सॉल्वेंट का मास कितना है 320 ग्राम, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया 320 ग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ गया 360 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 320 ग्राम, 360 ग्राम हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना था, कंसेंट्रेशन निकालना था मास बाय मास परसेंटेज से। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, मास वाला रखेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास है 40 ग्राम, तो हमने 40 लिख दिया। ठीक है, और नीचे है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना निकाला है हमने 360, तो उसके नीचे 360 लिख दिया, इनटू में 100 हमारा चल रहा था। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, अब बचेगा क्या 10, इस 10 की 40 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और नीचे आ जाएगा 36। ठीक है, अब जो 4 है 4 जो है कट जाएगा 36 से, 4 1 से 4, 4 9 जा 36। अब कितना बचता है यहाँ पर, अब बचता है 100 अपॉन में 9। ठीक है, ये 9 कट जाएगा इससे, तो देखो 9 1 जा 9, ऊपर से कट जाएगा 9 1 जा 9, बचेगा 10, तो फिर 9 1 जा 9.1, तो कितना आ जाएगा 11.1 जो है इसका कंसंट्रेशन आ जाएगी 11.1% क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका 11.1% इसका जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, यानी कि 11.1% का सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर घुला हुआ है 320 ग्राम जल के अंदर, 320 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमें क्या दे रखा है कि जो 320 ग्राम जल है, यानी कि 320 ग्राम क्या है, विलायक है, लिख भी रखा है कि विलायक कितना है 320 ग्राम है। ठीक है, वो उसके अंदर 40 ग्राम साधारण नमक घुला हुआ जो कि क्या है, विलेय है। तो विलेय पदार्थ कितना है हमारा 40 ग्राम हमारा विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता लग जाता है इससे कि हमें विलेय का द्रव्यमान दे रखा है कितना है 40 ग्राम है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 320 ग्राम है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसके अंदर आता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान नहीं आता। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे हम विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान का प्लस करके। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 40, तो हमने यहाँ पर 40 लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 320, तो यहाँ पर हमने 320 लिख दिया है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें मिल जाएगा विलयन का द्रव्यमान, और हमें विलयन का द्रव्यमान ही चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए। ठीक है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाता है 360 हमारे पास विलयन का द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था, द्रव्यमान प्रतिशत से सांद्रता निकालनी थी विलयन की। तो फॉर्मूला क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 40, तो हमने 40 लिख दिया। विलयन का द्रव्यमान कितना है 360, तो हमने 360 लिख दिया, गुणा में 100 चल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 40 की गुणा अगर 10 से होगी तो ये बन जाएगा 400 बटे में 36, ये कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, इधर क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 9। ठीक, अभी 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9 है, तो यहाँ पर कट जाएगा 9 1 जा 9, यहाँ से 1 बचेगा 10 बन जाएगा, फिर 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लेके 0 ले लेंगे तो 9 1 जा 9, इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा 11.1% जो है इसकी सांद्रता आ जाएगी। विलयन की सांद्रता कितनी आ जाएगी 11.1% हमारी जो विलयन की सांद्रता आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.1। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जो कंसंट्रेशन पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि इस तरीके से कंसंट्रेशन निकाली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ जो चैनल है हमारा उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।